जय हिंद दोस्तों, ज्ञानपुर डिवीजन में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग अभी प्राचीन इतिहास का सीरीज देख रहे थे, लेकिन आज हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे देखेंगे। जैसे हाल ही में वेनेजुएला के आप लोगों ने न्यूज़ सुना होगा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका के राष्ट्रपति ने उठवा कर अमेरिका में लाया था। तो आइए हम देखते हैं कि वो हालिया घटना क्या थी, उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, क्या क्या किन किन देशों की क्या क्या प्रतिक्रिया रही है और क्यों अमेरिका वेनेजुएला पर ऐसा करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, हालिया घटना, अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को और उनकी पत्नी को जबरदस्ती पकड़कर अमेरिका लाया है। अमेरिका का कहना है कि यह कानून परिवर्तन लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट ऑपरेशन था। लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट का मतलब क्या होता है? तो ये होता है कि जैसे लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट में सरकारी संस्थाएं और अधिकारी होते हैं और वह देखते हैं कि देश में कानून का उल्लंघन ना हो। अगर कोई मतलब उल्लंघन कर रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रैफिक पुलिस है, ठीक है? जैसे मान लीजिए जो ट्रैफिक पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं वो क्या करते हैं? वो देखते हैं ना कि कोई ट्रैफिक सिग्नल ना तोड़े या फिर कोई मतलब उम, जो उल्लंघन ना करे नियम का। तो वो क्या आया? तो वो उसमें वो लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट में आते हैं। अब आते हैं, अमेरिका ने क्या आरोप लगाया है? अमेरिका ने आरोप क्या लगाया मुद्रो पे? तो अमेरिका ने मुद्रो और उनकी पत्नी पर ड्रग्स तस्करी, अवैध हथियार की तस्करी और मुद्रो के खिलाफ क्या किया है? तो मुद्रो के वो उसने बोला कि मुद्रो अमेरिका के खिलाफ हिंसा तोड़फोड़ करा रहे थे और उसने बोला कि वो लैटिन अमेरिकी क्षेत्र के लिए खतरा बने हुए थे। ठीक है, इस पे वेनेजुएला का प्रतिक्रिया क्या रहा है, मतलब वेनेजुएला ने क्या बोला है? तो उसने बोला है कि यह राष्ट्रीय संप्रभुता का खुला उल्लंघन है। ठीक है, अमेरिकी अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने का आरोप लगाया है। तो अब आइए देखते हैं इसका पृष्ठभूमि क्या रहा है, अमेरिका और वेनेजुएला संबंध जो कब बिगड़े, कैसे बिगड़े, ये सब देखते हैं। तो देखिए, 1999 से पहले 1999 से पहले अच्छे संबंध थे, अच्छे संबंध थे। वेनेजुएला अमेरिका का प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता देश भी था। अमेरिका वेनेजुएला की सरकारों का समर्थक और संबंध सामान्य थे। मतलब अमेरिका जो था वो वेनेजुएला के सरकारों का समर्थक भी था और संबंध उनके सामान्य थे और सहयोगपूर्ण और व्यावसायिक थे। जो उनका संबंध था वो सहयोगपूर्ण और व्यावसायिक था। मेन टर्निंग पॉइंट आया 1999। ठीक है, 1999 में यूंगो चावेज यूंगो चावेज का सत्ता में आना ह्यूगो चावेज का सत्ता में आना, समाजवादी विचारधारा इनकी थी और खुली अमेरिकी विरोधी नीति इन्होंने लाया। तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया, क्यूबा, रूस, ईरान से दोस्ती बढ़ाई और यहीं से अमेरिका वेनेजुएला का संबंध बिगड़ना स्टार्ट हुआ। 2002 में देखिए क्या 2002 में तख्ता पलट विवाद आया। चावेज के खिलाफ जो कूप की कोशिश थी, अमेरिका ने पर आरोप है कि वो तख्ता पलट का समर्थन दिया, कूप का समर्थन दिया उस समय। लेकिन क्या हुआ, चावेज की वापसी हुई, बाद में अमेरिका के प्रति अविश्वास बढ़ा और रिश्तों में गंभीर दरार हो गए। 2013 में निकोलस मादुरो का दौर आया। यूंगो चावेज की मृत्यु के बाद मुद्रो राष्ट्रपति बने और अमेरिका ने उस समय आरोप लगाया कि उन्होंने चुनाव में धांधली, मानवाधिकार का उल्लंघन, संबंध और अधिक खराब हुए उस समय। 2013 में और अधिक खराब हुए। उसके बाद से 2017 से 19 तक का ये प्रतिबंधों का दौर आया। अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध, तेल व्यापार पर प्रतिबंध लगाए, आर्थिक प्रतिबंध लगाया वेनेजुएला पे और तेल व्यापार पर प्रतिबंध लगाया। 2019 में सत्ता विवाद, अमेरिका ने क्या किया, जो विपक्ष के नेता थे जुआन गुएदो को वेनेजुएला का राष्ट्रपति माना। दोनों देशों के राजनयिक संबंध लगभग समाप्त हो गए 2019 तक। 2025-26 में अभी आप हाल ही देखें, खुला टकराव उस समय हुआ। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला से जुड़े तेल टैंकरों का जब्त और सैन्य दबाव द्वारा मुद्रो की गिरफ्तारी का दावा। और जो तेल टैंकर थे उन्होंने दो तेल टैंक जब्त किए थे। पहला जो तेल टैंकर था वो रूस का झंडा लगा हुआ था। ठीक है,
लेकिन उसका कहना था कि जो तेल का व्यापार था वो वेनेजुएला से जुड़ा था, इसलिए उसने जब्त कर लिया। दूसरा जो टैंकर था वो सीधे वेनेजुएला से संबंधित जहाज, अमेरिका ने इसे अवैध तेल व्यापार बताया। ये हुआ इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब आते हैं अमेरिका क्यों मतलब वेनेजुएला पे ऐसा करता है। तो देखिए, ये मोनरो सिद्धांत, ये है इंपॉर्टेंट मोनरो सिद्धांत। मोनरो सिद्धांत क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो साल 1823 में अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मोनरो, जो अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मोनरो ने दस्तावेज दिया, क्या स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस, कांग्रेस में को भाषण दिया। कांग्रेस मतलब जो वहाँ हम लोग के यहाँ सांसद है वहाँ पे जो हमारे लोग के यहाँ संसद है वहाँ पे कांग्रेस बोला जाता है। मुनरो सिद्धांत तीन मुख्य बिंदु थे उस समय। पहला, यूरोप दखल न दे। तो इसमें बोला गया कि यूरोपीय देश लैटिन अमेरिका में नए उपनिवेश नहीं बनेंगे, स्वतंत्र देशों के शासन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। स्वतंत्र देशों के शासन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे यूरोप। उस समय क्या था, उस समय स्पेन और पुर्तगाल अपने पुराने उपनिवेश वापस लेना चाहते थे 1823 में। अब दूसरा क्या था, तो बदले में अमेरिका वादा करता है कि अमेरिका यूरोप के आंतरिक मामलों और युद्धों में दखल नहीं देगा। ये हुआ था। और तीसरा, अमेरिकी महाद्वीप अलग माना जाएगा। अमेरिकी महाद्वीप नॉर्थ साउथ अमेरिका को मतलब अमेरिकी महाद्वीप को अलग किया गया, उस समय अलग माना गया। यूरोप से पहले यूरोप से अलग राजनीतिक क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है, यह पहली बार था जब अमेरिका ने खुद को एक क्षेत्रीय शक्ति जो रीजनल पावर के रूप में पेश किया, अमेरिका ने मुनरो सिद्धांत के तौर पे। अब आते हैं हम आगे क्या हुआ मुनरो सिद्धांत में। तो देखिए, लैटिन अमेरिका पर अमेरिका का प्रभाव क्षेत्र कैसे बना। जी, तो शुरुआत में क्या हुआ, 1923 से 1990 में अमेरिका के पास तो सेना नहीं थी और नौसेना भी कमजोर थी। तो इसलिए यह सिद्धांत ब्रिटेन की नौसेना की मदद से लागू किया गया। जो मुनरो सिद्धांत था वो ब्रिटेन की नौसेना की मदद से लागू किया गया। ब्रिटेन भी नहीं चाहता था ब्रिटेन भी नहीं चाहता था कि स्पेन दोबारा उपनिवेश बने, इसीलिए उसने उस समय अमेरिका की मदद की थी। असली बदलाव कब आया, देखिए असली बदलाव मुनरो सिद्धांत में कब आया। तो असली बदलाव आया 1904 में, जब राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट जब राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट का घोषणा आया। उन्होंने घोषणा किया कि अगर लैटिन अमेरिका में अव्यवस्था है तो अमेरिका को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। बस यही जो लाइन है, इसी के वजह से अमेरिका वेनेजुएला पर कानूनी कार्रवाई किया है। देखिए यही जो लाइन है मुनरो सिद्धांत, यहीं से मुनरो सिद्धांत का पलट गया। वही यहीं से मुनरो सिद्धांत पलट गया। मुनरो सिद्धांत तो था ही, लेकिन अमेरिका ने उसके बाद से खुद हस्तक्षेप चालू करना स्टार्ट कर दिया 1904 से पहले ही। तो पहला हस्तक्षेप कब किया लैटिन अमेरिका में, तो लैटिन अमेरिका में क्यूबा, जो क्यूबा था 1898 1898 में स्पेन अमेरिकी युद्ध हुई। स्पेन अमेरिका युद्ध हुआ। अमेरिका ने स्पेन को हटाया और सैन्य नियंत्रण रख लिया पहले ही। अभी सोचिए कि 1998 में। फिर पनामा आया, पनामा 1903 में अमेरिका ने कोलंबिया से पनामा को अलग कराया और पनामा नहर पर नियंत्रण लिया। फिर चिली का देखते हैं, चिली 1973 में अमेरिका ने समर्थित तख्ता पलट किया और राष्ट्रपति सल्वाडोर अलेंदे को हटाया। वेनेजुएला पर 2019 और 26 में देखिए विपक्ष के नेता को मान्यता, जिससे क्या हुआ कि 2019 और 26 में उसने जो विपक्ष के नेता थे, मान लीजिए हमारे यहाँ राहुल गांधी हैं, वैसे वहाँ पे जो विपक्ष के नेता थे उनको उसने राष्ट्रपति माना, ना कि मुद्रो को। आर्थिक प्रतिबंध, सैन्य दबाव, हालिया गिरफ्तारी। ठीक है, ये सब कब हुआ, तो ये सब हाल ही में हुआ है, सब मुनरो सिद्धांत पर है।
यही कारण है कि आज मुनरो सिद्धांत को अमेरिकी साम्राज्यवाद का औजार माना जा रहा है। तो मुनरो सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक रूप से आज अमेरिका इसी सिद्धांत के नाम पर लैटिन अमेरिका में सरकारें गिराने, सैन्य हस्तक्षेप और आर्थिक दबाव डालता रहा है। मुनरो सिद्धांत ने अमेरिका को बहाना दिया है कि लैटिन अमेरिका में वही फैसला करेगा कौन सत्ता में रहेगा, इसलिए इसे आज अमेरिकी साम्राज्यवाद का आधार माना जाता है, मुनरो सिद्धांत को। तो मुनरो सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा, मुनरो सिद्धांत ही मेन फैक्टर है। अब आते हैं हम कि हस्तक्षेप क्या होता है, एक मतलब कि हस्तक्षेप क्या है। इंटरवेंशन, जब कोई देश दूसरे देश के आंतरिक मामले में जबरदस्ती दखल देता है उसे हस्तक्षेप कहते हैं। आंतरिक मामले में जबरदस्ती दखल देता है। तो हस्तक्षेप के प्रकार क्या हैं? तो सैन्य हस्तक्षेप, सेना भेजना, हमला करवाना, तख्ता पलट करवाना, जैसे इराक 2003 में हुआ और वेनेजुएला में हाल ही में हुआ है 2026 में, अभी कुछ ही दिनों में हुआ है, देख रहे हैं। आर्थिक हस्तक्षेप, प्रतिबंध लगाना, तेल व्यापार रोकना, जैसे वेनेजुएला पर अमेरिकी ने प्रतिबंध लगाया है, ये हस्तक्षेप में आते हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप, किसी नेता को मान्यता देना, विपक्ष को समर्थन देना, जैसे 2019 में जुआन गुवेदो को राष्ट्रपति माना अमेरिका ने, न कि मुद्रो को माना। कूटनीतिक दबाव, राजनीतिक मंचों पर अलग थलग करना, धमकियां देना। ठीक है, यह है हस्तक्षेप। हस्तक्षेप अगर कोई पूछे कि हस्तक्षेप क्या है, तो हस्तक्षेप यही है कि मतलब आंतरिक मामले में जबरदस्ती दखल देना, बस आंतरिक मामले में जबरदस्ती दखल देना, बस किसी देश के आंतरिक मामले में। ट्रंप का बयान है, निकोलस मादुरो को हटाने के बाद अमेरिका वेनेजुएला को कंट्रोल करेगा। अब मान लीजिए अब निकोलस को तो वो पकड़ लिए, निकोलस मादुरो को। अब ट्रंप ने क्या बयान दिया है, इसको भी देखते हैं। तो ट्रंप ने बयान दिया है कि निकोलस मादुरो को हटाने के बाद अमेरिका वेनेजुएला को कंट्रोल करेगा, और उन्होंने बोला है वी आर इन चार्ज, मतलब हम प्रभारी हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार चलाने, तेल उद्योग नियंत्रण करने, फैसलों पर असर डालने की बात कर रहा है। ठीक है, इससे यह संकेत मिलता है कि वेनेजुएला पर अस्थायी अमेरिकी शासन या कठपुतली व्यवस्था बन सकती है। अब जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं रूबियो 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 का रुख क्या है? तो वो नरम है और संतुलित है। तो वे कहते हैं कि अमेरिका वेनेजुएला पे रोजमर्रा का शासन नहीं करेगा, लेकिन तेल पर प्रतिबंध, ठीक है, तेल पर प्रतिबंध करेगा। ठीक है, तेल पर प्रतिबंध लगाएगा और उन्हीं प्रतिबंधों के जरिए दबाव बनाकर बदलाव लाएगा। बस उनका ऐसा सीधा सा मतलब है कि सीधा शासन नहीं और आर्थिक नियंत्रण। ये विदेश मंत्री का बयान है। अब आते हैं एक बहुत अच्छे, जिनका भी नाम आपको रखना चाहिए, हालांकि ये सबसे खतरनाक है, डेल्सी रोड्रिग्ज। डेल्सी रोड्रिग्ज वेनेजुएला की वरिष्ठ राजनीतिज्ञ। वे देश वे देश की सत्ता व्यवस्था में लंबे समय तक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वे पूर्व राष्ट्रपति भी, वाइस प्रेसिडेंट भी रही हैं, और वेनेजुएला मुदुरो सरकार की करीबी और भरोसेमंद नेता भी रही हैं। हालिया संकट में उन्होंने अंतरिम नेता, मतलब अंतरिम लीडर के रूप में सामने लाया गया है। हालिया घटना में इनका हालिया घटना में भूमिका क्या रही है? अभी फिलहाल जब अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पकड़े गए, तो डेल्सी रोड्रिग्ज ने अस्थायी तौर पर नेतृत्व संभाला। शुरुआत में अमेरिका की कार्रवाई का विरोध किया गया। शुरुआत में क्या हुआ? तो अमेरिका की कार्रवाई का विरोध किया, बाद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सहयोग प्रस्ताव दिया। उनका बयान है कि हम अमेरिकी सरकार को सहयोग के एजेंडे पर एक साथ काम करने का निमंत्रण देते हैं, उनका बयान है।
अब आते हैं वेनेजुएला संकट पर। अब जैसे वेनेजुएला संकट है, उसमें अमेरिका में भी विरोध प्रदर्शन मतलब विरोध चल रहा है। अमेरिका के जो कांग्रेस है उसमें भी, तो अमेरिकी कांग्रेस बनाम ट्रम्प प्रशासन। तो देखिए, जो का आरोप है, जो डेमोक्रेटिक सांसद है वहाँ पे, देखिए जो वहाँ के डेमोक्रेटिक सांसद हैं उनका आरोप है कि ट्रम्प प्रशासन ने उन्हें गुमराह किया है। आरोप क्या है? तो आरोप है कि अधिकारियों ने ब्रीफिंग में कहा था कि वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन की कोई योजना नहीं है, सैन्य कार्रवाई की कोई तैयारी नहीं है। ये ब्रीफिंग में बोला था, ठीक है। अब समझते हैं ब्रीफिंग क्या है। ये ब्रीफिंग है। ब्रीफिंग में क्या होता है कि मान लीजिए सरकार है, ठीक है। सरकार अपने मंत्रियों, सांसदों या अधिकारियों को किसी नीति पर या सैन्य कार्रवाई या अंतर्राष्ट्रीय संकट की जानकारी देता है। ये ब्रीफिंग है। जैसे मान लीजिए आम भाषा में कोई ऑफिस है, ठीक है। ऑफिस का मीटिंग करना है, तो मीटिंग क्या होगा कि उसमें होगा कि क्या करना है, क्या फैसला लेना है, मुद्दा क्या रहेगा। ये आ जाता है ब्रीफिंग में। अब आ जाते हैं हम सीनेटर चक शुमर। सीनेटर चक शुमर का बयान। ये सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं। उन्होंने कहा है कि अंधेरे में रखा गया 3 गोपनीय ब्रीफिंग में सत्ता परिवर्तन से इनकार किया गया। बयान में उन्होंने अमेरिकी जनता के साथ ईमानदारी नहीं है। उनका बयान है कि अमेरिकी जनता के साथ ईमानदारी नहीं है। ट्रंप का तर्क क्या है? अब ट्रंप ने क्या बोला है इसके बारे में मान लीजिए। तो ट्रंप ने बोला है कि कांग्रेस को पूरी जानकारी नहीं दी गई थी क्योंकि योजना लीक होने का खतरा था। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता बताया उन्होंने। अब बताइए, ट्रंप ने ये बोला है। अब आते हैं संवैधानिक विवाद क्या चल रहा है अमेरिका में। तो अमेरिका में संवैधानिक विवाद ये है कि जो युद्ध की घोषणा का अधिकार है वो कांग्रेस देता है, वहाँ का संसद जो है वो देता है, और सेना का नियंत्रण जो है वो राष्ट्रपति करता है। तो ये घटना कार्यपालिका बनाम विधायिका का टकराव दिखाती है वहाँ की। अब आते हैं अमेरिका। अमेरिका को चिंता क्यों है? जो वहाँ के अमेरिकी हैं उनको चिंता क्या है, किस बात की है? तो जो डेमोक्रेटस और कुछ रिपब्लिक हैं, कुछ मतलब कुछ डेमोक्रेटस और कुछ रिपब्लिकन उन्हें विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ हैं। उनका डर है कि इराक और अफगानिस्तान जैसा लंबा और असफल राष्ट्र का निर्माण ना हो जाए। और जो अमेरिकी फर्स्ट के समर्थक हैं वो भी चिंता व्यतीत किए हैं इसी बात को लेकर, ठीक है। तो हमने देख लिया कि भाई अमेरिका में भी कुछ मनमुटाव चल रहा है अभी। उनका वहाँ के संसद में भी चल रहा है। अमेरिकी जो डेमोक्रेटस हैं या फिर रिपब्लिकन हैं वहाँ पे भी चल रहा है। आप देख रहे हैं कि वहाँ के जो विदेश मंत्री बोल रहे हैं और ट्रम्प का बयान कुछ और आ रहा है। तो अब आते हैं, हम देखते हैं कि वेनेजुएला संकट पर वैश्विक प्रतिक्रिया क्या रही है। मतलब कौन से देश क्या क्या बोले हैं। तो चीन की आधिकारिक प्रतिक्रिया। चीन ने अमेरिका से मांग की है कि मुद्रो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा किया जाए। उन्होंने बोला है कि मुद्दों को बातचीत और मूल भाव से सुलझाया जाए। चीन ने कहा है कि यह घटना गंभीर चिंता का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय कानून पर चीन का रुख। चीन के अनुसार यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों के खिलाफ है। यह अमेरिका से आग्रह। मुद्रो राष्ट्र दंपत्ति को व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए। गिराने के प्रयास बंद किए जाएं। रूस और ईरान का क्या प्रतिक्रिया रहा है? रूस और ईरान की प्रतिक्रिया क्या रहे? तो मुद्रो सरकार के ये क्या है, दीर्घकालिक सहयोगी हैं। रूस ने कहा है कि अमेरिका अपनी नीति का पुनर्विचार करे। अमेरिका अपने नीति पर पुनर्विचार करे। एक संप्रभु देश
कि कानूनी रूप से चुने गए राष्ट्रपति को रिहा करे। अमेरिका का यह प्रतिक्रिया। यूरोपीय और पश्चिमी देश की प्रतिक्रिया क्या रही है? तो जो यूरोपीय संघ है, यूरोपीय यूनियन, घटनाक्रम पर सामान्य चिंता व्यक्त की है। जो घटनाक्रम है उस पर सामान्य चिंता व्यक्त की है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की अपील की है। लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि मुद्रों की वैधता की कमी का उल्लेख भी किया है। उन्होंने भी उसके वैधता पर, मतलब धांधली पर, ये सब पर भी उन्होंने भी सवाल उठाए। ब्रिटेन ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर, उन्होंने बोला है कि अमेरिका से चर्चा करेंगे लेकिन मुद्रो शासन के पतन पर कोई आंसू नहीं बहेगा। अब स्पेन के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने क्या बोला है? पेड्रो सांचेज पेड्रो सांचेज इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। कहा कि यह क्षेत्र अनिश्चितता की ओर धकेल रहा है। भारत ने, देखिए भारत की प्रतिक्रिया क्या रही है, भारत ने क्या बोला है। तो विदेश मंत्रालय के अनुसार करीबी निगरानी रखे हुए है, वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करता है, सभी पक्षों से अपील बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान निकालने। उसने क्या बोला है कि सभी पक्षों से अपील कि वे बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान निकालें। उद्देश्य क्या है? तो क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना। काराकास स्थित भारतीय दूतावास जो है उसने भारतीय समुदाय से संपर्क में है, जो भारतीय समुदाय हैं वहाँ के, उनसे संपर्क में है, यह संभव सहायता प्रदान कर रहा है। तो भारत का आधिकारिक रुख। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत हालात का करीबी से निगरानी रखे हुए है, वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करता है, सभी पक्षों से अपील बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान निकालें। इसका उद्देश्य क्या रहा है? तो इसका उद्देश्य रहा है कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना। काराकास स्थित भारतीय दूतावास जो है भारतीय समुदाय के संपर्क में है, सभी संभव सहायता प्रदान कर रहा है। दूतावास ने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। दूतावास ने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। आपातकाल संपर्क विवरण क्या है? तो उसने कुछ ईमेल आईडी भी दिया है, ईमेल करने के लिए ईमेल दिया है, आपातकालीन फ़ोन नंबर भी दिया है। भारत वेनेजुएला संबंध एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, भारतीय वेनेजुएला संबंध। वेनेजुएला अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार पर भारत की स्थिति का समर्थक है। भारत की संयुक्त सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता की दावेदारी को लगभग एक दशक से समर्थन दिया है वेनेजुएला ने। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं कि क्यों इसे पूरी तरह गैर कानूनी कहा जा रहा है। ठीक है, क्यों इसे पूरी तरह गैर कानूनी कहा जा रहा है। तो देखिए, मूल जो आरोप है क्या है? तो अमेरिका ने वेनेजुएला पर सैन्य हमला किया, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को जबरन पकड़कर अमेरिका ले गया। यह सब न तो अमेरिकी सांसद अमेरिकी जो यह सब न तो अमेरिकी कांग्रेस की अनुमति से और न ही संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी से हुआ है। ठीक है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन कहा जा रहा है इसको। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून का सबसे बुनियादी नियम, बल प्रयोग पर रोक। यूएन चार्टर का जो अनुच्छेद 2 है उसमें वो कहता है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश के खिलाफ बल का प्रयोग नहीं करेगा, यानी हमला नहीं करेगा। सेना भेजना, बमबारी, अपहरण जैसे सैन्य ऑपरेशन सब अवैध है। यह मतलब यह कब कर सकता है? तो इसके दो अपवाद हैं। एक तो आत्मरक्षा पर, सेल्फ डिफेंस, जब कोई देश आप पर सशस्त्र हमला करे, और दूसरा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अनुमति पर सामूहिक कार्रवाई के लिए। तो इसमें क्या हुआ है? तो इस मामले में
देखिए इस मामले में, वेनेजुएला के मामले में न अमेरिका पर हमला हुआ, न यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अनुमति थी, इसलिए दोनों अपवाद लागू नहीं होते, तो गैर कानूनी माना जाएगा इसको भी। अमेरिका ने अपने बचाव में क्या तर्क दिया है यह भी देख लेते हैं। तो अमेरिका ने कहा है कि यह कानून प्रवर्तन, लॉ इन्फोर्समेंट है, ऑपरेशन था। मुद्रो और उनकी पत्नी पर ड्रग्स तस्करी, हथियारों के आरोप है, ठीक है, आरोप लगाया है। मुद्रो अमेरिका के खिलाफ हिंसा तोड़फोड़ कर रहे थे, इस आरोप लगाया है, पूरे क्षेत्र के लिए खतरा थे, लेकिन ये मतलब बोला है अमेरिका ने, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार किसी अपराध के आरोप में किसी संप्रभु देश पर हमला करने का लाइसेंस नहीं देता कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानून। अब चौथा आ जाते हैं। चौथा, पहले अमेरिका ने और नाटो ने बोला है कि मानवीय हस्तक्षेप और प्रत्याशित आत्मरक्षा जैसे तर्क दिए, जैसे 1999 में यूगोस्लाविया के बारे में उन्होंने बोला था, लेकिन वेनेजुएला में ये तर्क कानूनी रूप से मान्य नहीं है। अब आ जाते हैं राष्ट्रपति मुद्रो की गिरफ्तारी क्यों गैर कानूनी है, यह भी इंपॉर्टेंट है। मुद्रो की गिरफ्तारी क्यों गैर कानूनी है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष इम्यूनिटी, स्टेट ऑफ हेड ऑफ स्टेट इम्यूनिटी, हेड ऑफ स्टेट इम्यूनिटी के प्रकार। एक होता है पर्सनल इम्यूनिटी, पद पर रहते हुए पूर्ण सुरक्षा, ठीक है, पद पर रहते हुए पूर्ण सुरक्षा, इस दौरान गिरफ्तारी नहीं होगी, केस नहीं होगा, निजी या सरकारी काम पर दोनों सुरक्षित हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति रहते हुए अगर कोई देश है वो किसी देश पर का राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति रहते हुए किए गए किसी भी काम पर विदेशी अदालत कार्रवाई नहीं कर सकती। फंक्शनल इम्यूनिटी, फंक्शनल इम्यूनिटी क्या है, तो पद छोड़ने के बाद भी सरकारी कामों की सुरक्षा, सुरक्षा है, सरकारी नियंत्रण, युद्ध आदेश, विदेश नीति, इन पर बाद में भी केस नहीं चलाया जा सकता। किसी भी देश के राष्ट्रपति को विदेशी अदालत, विदेशी आपराधिक मुकदमे से पूर्ण व्यक्तिगत इम्यूनिटी दिया गया है। मतलब अगर कोई राष्ट्रपति है उसे विदेश की अदालत में विदेशी अपराध में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अब आते हैं आईसीजी का फैसला जो था एक बार, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इन्होंने एक फैसला दिया था अरेस्ट वारंट केस, डीआरएस, डीआरसी और बेल्जियम, इसमें है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इसका फुल फॉर्म हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष पर विदेशी अदालत का अधिकार नहीं, इसलिए अमेरिकी कोर्ट मुद्रो पर मुकदमा नहीं चला सकती। अब आते हैं मुद्रो वैध राष्ट्रपति नहीं है, यह तर्क दे रहा है, यह भी तर्क गलत है। अमेरिका कहता है कि 2024 का जो चुनाव था वो धांधली वाला था, इसलिए मुद्रो वैध राष्ट्रपति नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून कहता है कि चुनाव कैसे हुए यह मायने नहीं रखता, चुनाव कैसा हुआ यह मायने नहीं रखता, असल कसौटी इफेक्टिव कंट्रोल, प्रभावी नियंत्रण। मुद्रो सरकार वेनेजुएला के क्षेत्र में वेनेजुएला के क्षेत्र के सेना प्रशासन पर नियंत्रण रखती है, इसलिए रखती थी, इसलिए वे कानूनी राष्ट्राध्यक्ष माने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून कमजोर क्यों पड़ रहा है ये भी देखिए, यह है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय कानून क्यों कमजोर पड़ रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून क्यों कमजोर पड़ रहा है, तो देखिए समस्या कानून में नहीं है, जो समस्या है वो कानून में नहीं है, समस्या है देशों की कानून मानने की इच्छा की कमी, देशों के कानून मानने की इच्छा की कमी, मतलब देश कानून अपनी इच्छा से मान रहे हैं। आज देखिए, आज तानाशाही की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, लोकतांत्रिक देश भी कानून तोड़ रहे हैं, जो लोकतांत्रिक देश हैं आप देख ही रहे हैं कि कानून तोड़ रहे हैं, कोई भी देश हो,
जो लोकतांत्रिक है, घरेलू लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है। आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून कमज़ोर होगा। जब घरेलू लोकतंत्र कमज़ोर होगा तो अंतर्राष्ट्रीय कानून भी कमज़ोर होगा, क्योंकि भाई वो मानसिकता बन जाती है ना। इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय कानून बचाने के लिए पहले घरेलू कानून का शासन मजबूत करना होगा, लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, लोकतांत्रिक देशों को मिलकर ऐसे उल्लंघनों का विरोध करना होगा। यूएन चार्टर का अनुच्छेद 2 तानाशाही के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास, जो अंतर्राष्ट्रीय जो अनुच्छेद है। अब आ जानते हैं इसे त्रासदी और प्रहसन क्यों बताया जा रहा है। त्रासदी और प्रहसन, त्रासदी और प्रहसन मतलब, त्रासदी का मतलब होता है मानवीय और राजनीतिक विनाश, और प्रहसन का मतलब क्या होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना, हास्यास्पद औचित्य। इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहा है, देखिए। इराक 2003, बहाना क्या लिया था अमेरिका ने कि तानाशाह को हटाना है, लोकतंत्र का निर्यात करना है, मतलब लोकतंत्र स्थापित करना है। परिणाम क्या हुआ? देश का विनाश। एसआई जैसे, आईएसआई जैसे संगठन हुए और पश्चिमी एशिया की अस्थिरता हो गई। यही काम उत्तरी अफ्रीका में हुआ, वही रणनीति दोहराई गई। राज्यों का विघटन, गृह युद्ध, अमेरिकी हस्तक्षेप। देखिए, अमेरिकी हस्तक्षेप हर बार अव्यवस्था पैदा करता है। अब वेनेजुएला का प्रकरण भी देख लीजिए, 2026 में देख लीजिए, अभी हाल ही में क्या हुआ है। निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी, जबरन निर्वासन अमेरिका ने, कूटनीति की जगह बमबारी, नौसैनिक नाकाबंदी अपनाई है। अमेरिकी हस्तक्षेप के पीछे के कारण, देखिए अमेरिकी हस्तक्षेप के पीछे का कारण क्या है, तो मुनरो सिद्धांत का पुनरुत्थान। अमेरिका का लक्ष्य है कि लैटिन अमेरिका के वर्चस्व पुनः स्थापित करना। चीनी फैक्टर हो सकता है, जो भाई वेनेजुएला पर कार्रवाई किया है, तो उसके पीछे अमेरिका का वही कारण क्या है। तो पहले तो मुनरो सिद्धांत पुनरुत्थान कर रहा है। चीनी फैक्टर, वेनेजुएला जो है वो चीन के साथ निवेश और तेल व्यापार बढ़ा रहा था। अमेरिका का उद्देश्य चीन लैटिन अमेरिका संबंध तोड़ना, चीन लैटिन अमेरिका संबंध तोड़ना। तेल संसाधनों पर नियंत्रण, वेनेजुएला के पास विश्व का विशालतम कचरा तेल भंडार है। अमेरिकी कंपनी के लिए यह एक इनाम का इनाम है। जैसे वेनेजुएला के पास विशालतम तेल भंडार है, अमेरिका कंपनी के लिए यह इनाम है, क्योंकि मान लीजिए अमेरिकी कंपनी क्या करेंगे, वहाँ पे जाके रिफाइनरियाँ करेंगे और वो फिर बड़े मार्केट में बेचा जाएगा। अमेरिकी पाखंड क्या है? हाइपोक्रेसी। तो पर मुद्रों पर बिना सबूत ड्रग्स कार्टेल लीडर का आरोप। वहीं होंडुरास के दोषी पूर्व राष्ट्रपति जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज को रिहा किया। ठीक है, अब आते हैं शीत युद्ध के बाद स्थिर उदार विश्व व्यवस्था का उम्मीद किया गया था। शीत युद्ध के बाद स्थिर उदार और विश्व व्यवस्था का उम्मीद किया गया। वास्तविकता, अमेरिका और रूस दोनों ने कमजोर किया है इसको। अब देखिए क्या कर रहे हैं ये ट्रम्प। ट्रम्प जो है वो, ट्रम्प प्रशासन जलवायु समझौते से भी पीछे हटा, टैरिफ युद्ध बढ़ाए हैं ये, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का अवहेलना कर रहे हैं ये। वेनेजुएला पर हमला, वेनेजुएला पर हमला ट्रम्पवाद, साम्राज्यवाद, अलगाववाद का परिणाम है। यदि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चुप रहा तो एक ऐसा विश्व व्यवस्था को स्वीकार करेगा जहां संप्रभुता वाशिंगटन की इच्छा पर निर्भर होगी। अब आते हैं कि वेनेजुएला संकट में भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर, भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, वेनेजुएला संकट में भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत कम आयात होता है। भारत के कुल आयात में वेनेजुएला का हिस्सा सिर्फ लगभग 0.3% है नवंबर 2025 तक। आयात मूल्य जो था वो 255.3 मिलियन डॉलर। इतना कम हिस्सा होने पर संकट का असर नगण्य है। 2019 के बाद आयात पर भारी गिरावट आई। 2013 में भारत ने वेनेजुएला से 13 बिलियन डॉलर का तेल खरीदा था।
2019 के बाद अमेरिका के प्रतिबंध और सेकेंडरी प्रतिबंधों के डर से परिणाम ये हुआ कि भारत ने वेनेजुएला से तेल आयात लगभग बंद कर दिया। लगभग क्या किया? बंद कर दिया। विशेषज्ञ की राय हम देख लेते हैं। तो एक विशेषज्ञ हैं, जैसे मान लीजिए अजय श्रीवास्तव, जो पूर्व डीजीएफटी और जीटीआरआई के संस्थापक हैं। उन्होंने वेनेजुएला की घटनाओं से भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उन्होंने कहा है। क्यों कम उपयोगी है, यह भी देखिए। वेनेजुएला तेल क्यों कम उपयोगी है? तो वेनेजुएला का तेल भारी है, हैवी क्रूड होता है। समस्या इसे रिफाइन करने के लिए विशेष रिफाइनरियां चाहिए, जो बहुत कम देशों के पास है। इसलिए अधिकतर तेल चीन को जाता है। अमेरिका का बयान है, जो ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका वेनेजुएला के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को नियंत्रण करेगा, ठीक है, तेल ढांचे को फिर से बनाएगा, और ये सब जो खर्च हैं वो तेल कंपनियां करेंगे। ये खतरनाक मिसाल क्यों कहा जा रहा है इसको? तो मिसाल का मतलब है एक ऐसा काम जिसे देखकर दूसरे देश भी वही करने लगे। खतरनाक क्यों है ये? तो अगर अमेरिका ऐसा कर सकता है तो रूस कहेगा कि यूक्रेन पर हमला उसका जायज़ है, चीन कहेगा कि ताइवान पर हमला उसका जायज़ है, दूसरे तानाशाह भी यही करेंगे। दुनिया में अराजकता फैलेगी। तो क्या करेंगे? तो दुनिया में अराजकता फैल सकती है। भारत और दुनिया को क्या करना चाहिए? तो भारत भारत को, यूरोप को, ऑस्ट्रेलिया को, अफ्रीका को और लैटिन अमेरिका को एक साथ बोलना चाहिए। ताकत की राजनीति रुके, छोटे देशों की सुरक्षा हो। आइए एक छोटा सा निष्कर्ष देखते हैं। अमेरिका वेनेजुएला संकट जो था, अमेरिका वेनेजुएला संकट सख्त राजनीति और संसाधन नियंत्रण की नीति को दर्शाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता, राष्ट्राध्यक्षता की इम्यूनिटी को कमजोर करता है तथा भविष्य में वैश्विक अराजकता की खतरनाक मिसाल बन सकता है।